हेलो एवरीवन, टी12C के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है प्रोविज़न रिलेटेड विद डॉरी डेथ। कौन कौन से एक्ट में डॉरी डेथ से रिलेटेड प्रोविजंस की बात की गई है और डॉरी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉरी डेथ समझने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि डॉरी क्या होता है। तो डॉरी या दहेज टर्म को इंडियन लॉ में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग डॉरी या दहेज का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैरिज की एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को या मैरिज के किसी भी पार्टी के किसी एक पेरेंट्स के द्वारा या किसी और के द्वारा दूसरी पार्टी को मैरिज के पहले या मैरिज के बाद उस मैरिज को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए दिया जाता है, या जिसको देने के लिए मैरिज से रिलेटेड पार्टीज एग्री होते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि मैरिज से रिलेटेड पार्टीज़ में वो पार्टीज़ इंक्लूड नहीं होंगी जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एक्ट लागू होता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉरी डेथ के केसेस हमारे इंडिया में अब तक कितने ज़्यादा रिपोर्ट किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में डॉरी डेथ के 7115 मामले जो हैं रिपोर्ट किए गए थे। और उस रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2019 तक के जो आंकड़े हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, हर 90 मिनट में एक ब्राइड डॉरी डेथ के इश्यूज़ की वजह से जलाई जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉरी डेथ के लिए क्या क्या प्रोविजंस कौन कौन से एक्ट में दिए गए हैं। तो डॉरी डेथ से रिलेटेड प्रोविज़न आईपीसी के सेक्शन 304B और इंडियन एविडेंस एक्ट के 113B में डिफाइन किए गए हैं। आईपीसी का सेक्शन 304B बेसिकली डॉरी डेथ को डिफाइन कर रहा है, जबकि 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बता रहा है उसके रिगार्डिंग क्या प्रिजम्पशन कोर्ट के द्वारा की जाएगी। दोनों ही सेक्शन को डॉरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 से हमारे इंडियन लॉ में यानी आईपीसी में और इंडियन एविडेंस एक्ट में इंक्लूड किया गया है, जो कि 19 नवंबर 1986 से इन्फोर्समेंट में आया। सबसे पहली बात जो 304B में कही गई है वो है डेथ ऑफ ए वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी वंड और बॉडीली इंजरी और ऑक्योर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। यानी कि बोल रहे हैं कि कोई भी महिला की जो डेथ है वो जो है किसी जलने से या किसी और भी शारीरिक क्षति के कारण हुई हो या फिर ऐसी हुई हो जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से बिल्कुल अलग हो। दूसरा पॉइंट जो इस सेक्शन का है वो है सच डेथ ऑक्योर्स विद इन 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज, यानी कि शादी के 7 साल के अंदर में उस महिला की मृत्यु कारित हुई हो। तीसरी बात जो इसमें बोली जा रही है, द विक्टिम वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरल्टी और हरेसमेंट बाय हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। यानी कि जो महिला थी जो डिसीज्ड है उसको उसके हस्बैंड के द्वारा या उस हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा कोई हैरेसमेंट या फिर कोई क्रूरल्टी की गई हो। क्रूरल्टी टर्म को आईपीसी के ही सेक्शन 498A में बताया गया है कि व्हाट इज क्रूरल्टी। नेक्स्ट है कि इट इज शोन दैट सच क्रूरल्टी और हरेसमेंट वाज मेड सून बिफोर हर डेथ। यानी कि ये जो क्रूरल्टी है या हरेसमेंट है वो उसकी मृत्यु से कुछ पहले ही होना चाहिए। नेक्स्ट है सच क्रूरल्टी और हरेसमेंट शुड बी फॉर इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डॉरी। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि such death shall be called dowry death and such husband or relative shall be deemed to have caused her death। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें क्या पनिशमेंट है, मगर उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि व्हाट इज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि इसमें बोला गया है अदर देन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से यहाँ मतलब है कि नेचुरल डेथ, यानी अगर शादी के 7 साल के अंदर उस महिला की नेचुरल डेथ हो रही है, यानी कि जो किसी बीमारी से हो सकती है या कोई भी ऐसी आ सकती है जिससे उस महिला की मृत्यु कारित हुई हो और जिसमें ये बॉडीली इंजरी या हरेसमेंट, क्रूरल्टी ऐसे कोई टर्म्स इंक्लूड ना हो। तो ये सारी चीज़ें अगर इंक्लूड नहीं है तो वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आएगा, अदरवाइज वो अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो हम लोगों ने इसमें यूज़ किया वो है हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स। तो रिलेटिव टर्म इंक्लूड करता है कि रिलेशन बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय एडॉप्शन। नेक्स्ट बात हम लोगों ने करी इस पॉइंट में कि सून
बिफोर हर डेथ, यानी कि उस महिला की मरने के कुछ पहले उसके संग में क्रूल्टी या हरेसमेंट हुआ हो। तो सून बिफोर हर डेथ में कोई स्टैंडर्ड लॉ नहीं है। सून बिफोर हर डेथ हम किसको मानेंगे, ये सून बिफोर हर डेथ डिटरमाइन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, और ये हर मामले के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करेगा। अब बात कर लेते हैं 3 डेथ से रिलेटेड पनिशमेंट के बारे में। तो यानी 304B के लिए जो पनिशमेंट है वो भी सेक्शन 304B में ही प्रिस्क्राइब किया गया है, और जिसमें बताया गया है कि मिनिमम पनिशमेंट जो रहेगा 7 ईयर्स का रहेगा, और मैक्सिमम ये आजीवन कारावास यानी कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक एक्सटेंड किया जा सकेगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर ले रहे हैं सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। यहाँ बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन को भी जैसा मैंने बताया था कि 1986 में इंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ ये सेक्शन जो है प्रिजम्पशन के बारे में बात कर रहा है, यानी प्रिजम्पशन रिलेटेड विद डॉरी डेथ। डॉरी डेथ से रिलेटेड प्रिजम्पशन क्या बोल रही है, बेसिकली ये प्रिजम्पशन जो है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करें, विच इज रिवर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ओके, इसमें प्रोविजन जो दिया गया है वो ये बोल रहा है, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्सन हैज कमिटेड द डॉरी डेथ ऑफ ए वुमन एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ सच वुमन हैड बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रुएल्टी और harassment for or in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death। इस प्रोविजन में बेसिकली बात की गई है कि अगर ऐसा एविडेंस शो कर दिया जाता है कि हाँ सून बिफोर हर डेथ उस महिला की जो डेथ है वो कॉज हुई है, और उसका रीज़न क्या है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से डिफरेंट है, यानी क्रूअल्टी है, हैरेसमेंट है, और ऐसा सून बिफोर हर डेथ हुआ है, इस सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट जो प्रिज्यूम करेगा वो ये प्रिज्यूम करेगा कि हाँ ऐसे पर्सन के द्वारा उस महिला की डेथ कॉज की गई है। और बेसिकली ये प्रिजम्पशन जो है वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है विच इज़ रिवर्टेबल, यानी कि इस प्रिजम्पशन को रिवर्ट किया जा सकेगा एक्यूज्ड के द्वारा, यानी ये प्रिजम्पशन है इन फेवर ऑफ विक्टिम जाएगी। तो ये थे हमारे डॉरी डेथ से रिलेटेड प्रोविज़न, जहाँ जो कि आपके सेक्शन 304B ऑफ IPC एंड 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो में कुछ ना कुछ पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, और इसे शेयर करना भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें, और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए और हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए TULC ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। सभी चीज़ों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।